हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KBSS स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का मैराथन क्लास है। अगर आप PCS की पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन है पूरा। आइए देखते हैं माइंड मैप के माध्यम से इसका रिवीजन करते हैं। अगर आप PCS की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। सबसे पहले बात करेंगे भारत के सामान्य परिचय के बारे में। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारा भारत। इससे पहले के कौन कौन से देश बड़े हैं तो रूस हुआ, कनाडा हुआ, चीन हुआ, USA हुआ, ब्राज़ील हुआ, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत आता है हमारा। तो 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना। और पहले नंबर पे हमारा रूस, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे चीन है। ये हमारे भारत का सामान्य परिचय में देखा जाए भारत का 7वां स्थान है। वहीं कुल जनसंख्या के बारे में बात करूँगा तो भारत पूरे विश्व का 17.5% कवर करता है जनसंख्या के मामले में। वहीं स्थल के बारे में बात करूंगा तो विश्व का 2.4% भारत कवर करता है। वहीं जनसंख्या के अनुसार देखेंगे भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। आगे बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदु के बात कर लेते हैं। चारों ओर हमारे कौन कौन से बिंदु स्थित हैं तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे उत्तर में हमारा इंदिरा कोल पॉइंट है जो कि लद्दाख में स्थित है। वहीं सबसे दक्षिणी बिंदु पॉइंट की बात करेंगे हम, इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। वहीं पूर्व में बात करेंगे तो किबथू है हमारा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पश्चिम में बात करेंगे तो गौर माथा है जो कि गुजरात में स्थित है। ये हमारे भारत के दूरस्थ बिंदु थे, इनको जरूर एक बार याद कर लेना लिखकर। आगे अगर हम बात करें भारत हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोलार्ध की बात करेंगे अक्षांश के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर में फैला हुआ है। आकृति की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय आकृति है भारत का। वहीं पूर्वी गोलार्ध में देशांतर के रूप में देखा जाएगा तो पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत मिलता है। तो अगर ग्लोब पर देखेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर में फैला हुआ। अवस्थिति की बात करेंगे तो एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। आकृति की बात करेंगे चतुष्कोणीय आकृति है, इसको याद रखना। आगे बात करेंगे भारत की सीमा रेखा के बारे में तो स्थलीय सीमा भारत 15,200 किलोमीटर कवर करता है। वहीं समुद्र 7,516 किलोमीटर में यह कवर करता था समुद्री तट। आगे बात करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर देखते हैं तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के भारत का अक्षीय विस्तार है। वहीं देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करूंगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक के पूर्वी देशांतर में यह फैला हुआ है भारत हमारा। आगे बात करेंगे भारत का विस्तार के बारे में बात करेंगे तो भारत का अगर उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखेंगे तो 3,214 किलोमीटर में उत्तर से दक्षिण तक जाने में ये पूरी लंबाई है। और पूर्व से पश्चिम जाने में पूरी लंबाई है 2,933 किलोमीटर। आगे बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। 23.5 डिग्री जिसे अक्षांश रेखा कहते हैं, भारत के मध्य से होकर लगभग ये गुजरती है। 8 राज्यों से होकर ये जाती है। हमारे 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये हमारे कर्क रेखा से गुजरने वाली राज्य हैं। ये हमारे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है जो कि गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से मैं बार बार रिपीटेड किया गया कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है आप उठाकर देख सकते हैं। वहीं हम बात कर लेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में 82.5 डिग्री। अगर इसका देखा जाए ग्रीनविच माध्य समय रेखा यानी GMT से 5.5 घंटा आगे है। वहीं बात कर लेंगे भारत के कितने राज्य होकर गुजरता है भारत की समय रेखा तो उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। यानी ये हमारे 5 राज्य हैं जिनसे होकर हमारा मानक समय रेखा गुजरते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में बात कर लेंगे किस जिले से होकर गुजरता तो मिर्ज़ापुर के जिले से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश में। आगे बात कर लेंगे गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच अगर स्थानीय समय रेखा के बारे में बात करेंगे तो 2 घंटा का अंतर मिलता है। यानी सबसे पूर्व और पश्चिम के बीच में हम देखेंगे 2 घंटे का समय अंतराल मिलता है आपको। आगे बात करेंगे अगला टॉपिक है हमारा भारत के पड़ोसी देश के
बारे में बात करते हैं। तो पड़ोसी देश हमारा सबसे पहला है चीन। चीन हमारा देखा जाए सीमा रेखा कितना साझा करता है तो 3488 किलोमीटर ये सीमा रेखा अपना साझा करता है भारत के साथ। भारत के देख लेते कौन कौन से राज्य शामिल होते हैं इसमें। लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। यानी इतने राज्यों के साथ हमारा चीन के बाउंड्री शेयर होता है। याद रखना बाउंड्री से हर बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर उठाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान के बाउंड्री के बारे में बात करूंगा तो 3323 किलोमीटर ये भारतीय सीमा के साथ साझा करता है। अगर राज्य के बारे में बात करेंगे तो हमारा भारत का कौन कौन सा राज्य पाकिस्तान सीमा से साझा करता है तो लद्दाख हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ और गुजरात हुआ। ये बाउंड्री ज़रूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में तो 4096 किलोमीटर ये भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर राज्य की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ। इतने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। वहीं नेपाल के बारे में बात करूंगा तो 1751 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। राज्यों की बात करेंगे तो उत्तराखंड हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ। इतने राज्यों के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है। बाउंड्री से हर बार पुट किया गया क्वेश्चन है, इनको जरूर तैयार कर लेना। म्यांमार की बात करेंगे तो 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता है भारत अपना। राज्य की बात कर लेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये हमारे 4 राज्य हैं जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है म्यांमार। वहीं भूटान की बाउंड्री के बारे में बात करेंगे तो 699 किलोमीटर ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत से। इनके राज्य के बारे में बात करेंगे कौन कौन से राज्य बाउंड्री शेयर करता है भूटान से तो सिक्किम हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ। ये भूटान से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। अफगानिस्तान की बात कर लेंगे तो 106 किलोमीटर ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ, जो कि केवल एक ही राज्य इससे लगता है, लद्दाख। आगे बात कर लेंगे भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश साझा करता है और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे तो 7 हैं। इनको एक एक करके मैंने डिस्कस कर लिया। आगे बात करेंगे सीमा रेखा के बारे में तो देखते हैं कौन सा रेखा किन किन देश के बीच है। तो रेड क्लिफ की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। मैकमोहन की बात करेंगे तो भारत एवं चीन के बीच स्थित है। डोरंड रेखा की बात करेंगे भारत एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। तो ये हमारे तीनों रेखाएं इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात करेंगे दक्षिण में समुद्र पार अगर देखेंगे तो पड़ोसी देश 2 हमारे स्थित हैं, श्रीलंका हुआ और मालदीव हुआ। भारत एवं श्रीलंका के बीच संधि की बात करेंगे तो हमारा पाक जल संधि है, जो कि मन्नार की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी से मध्य स्थित है। तो पाक जल संधि हमारा श्रीलंका से। आगे बात करेंगे भारत के उत्तर एवं उत्तर पूर्व का पर्वतीय क्षेत्र पहला हुआ, दूसरा हमारा उत्तरी मैदान हुआ, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार हुआ, चौथा भारतीय मरुस्थल के और 5वां तटीय मैदान और 6वां हमारा द्वीपीय समूह। ये हमारे 6 भागों में बटे हैं भौतिकीय रूप अगर विभाजन देखते हैं। आगे देखते हैं भारत के पर्वतीय क्षेत्र तो हिमालय क्षेत्र ये पूरा। आगे देखते हैं हिमालय का पर्वत श्रेणी कितने भागों में विभाजन किया गया है, इनके पूरे डिटेल देखते हैं। तो भारत के उत्तर सीमा पर स्थित है। नवीन वलत पर्वत है हमारा हिमालय, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैलाव है इसका। विश्व की सबसे पर्वत चोटी है हमारी। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर ये फैला हुआ है। चौड़ाई की बात कर लेंगे तो 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक ये फैला हुआ। अगर देखा जाए कश्मीर में 400 किलोमीटर मिलेगा और आप जैसे जैसे पूरब जाएंगे तो इसकी चौड़ाई घटती हुई जाएगी, 150 किलोमीटर में जाके सिमट जाता है। आगे बात कर लेंगे हिमालय का उत्तर से दक्षिण विभाजन कैसे किया गया। तो सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। दूसरा नंबर हमारा महान हिमालय, तीसरा हुआ निम्न हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं, और चौथा हुआ बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय। आइए अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में या तिब्बत हिमालय इसे भी कहते हैं। तो इनका पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से पर्वत श्रेणी स्थित है हमारे। तो काराकोरम हुआ, लद्दाख हुआ, जास्कर हुआ, ये सब हमारे ट्रांस हिमालय के पार्ट हैं। हिमालय की सबसे प्राचीन
श्रेणी हमारा ट्रांस हिमालय है। विस्तार की बात कर लेंगे तो पश्चिम से पूर्व अगर देखेंगे 1000 किलोमीटर में फैला हुआ, और चौड़ाई की बात कर लेंगे लगभग 40 किलोमीटर की चौड़ाई इसकी मिलती है ट्रांस हिमालय की हमारी। अगर इसका विस्तार के बारे में बात करेंगे तो सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है, यानी अगर देखा जाए सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी हिमालय पर्वत श्रेणी पर ही है। देखा जाए कैलाश मानसरोवर झील वहीं पर स्थित है, वहीं से हमारा सिंधु नदी का उद्गम होता है। अगर देखा जाए विश्व की दूसरी तथा भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन ऑस्टिन जिसे हम कहते हैं, तो ये हमारा इसी पर्वत पर स्थित है, ट्रांस हिमालय पर ही। ये ट्रांस हिमालय के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको जरूर लिख के याद कर लेना। आगे बात कर लेंगे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के बारे में बात करेंगे, या हिमाद्री की बात करेंगे। इन्हीं के कई नाम हैं। सबसे अधिक सशक्त श्रृंखला यही है हमारा। और इसकी प्रमुख चोटियाँ के बारे में बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट हमारा महान हिमालय पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात कर लेंगे 8848 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है, जो कि नेपाल में स्थित है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी मानी जाती है। वहीं कंचनजंगा की बात कर लेंगे तो 8598 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। ये दोनों ही हमारे महान हिमालय पर स्थित पर्वत श्रेणी हैं। आगे बात कर लेंगे इसका निर्माण के बारे में बात करेंगे तो क्रोड ग्रेनाइट से निर्मित है ये पूरा हमारा महान हिमालय। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो 6000 मीटर होगा, ना कि किलोमीटर होगा। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। विस्तार की बात कर लेंगे तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 2400 किलोमीटर, और चौड़ाई की बात कर लेंगे तो 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है महान हिमालय की। अगली चोटी की बात करेंगे हम लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में बात करूंगा। इसके निर्माण के बारे में बात करेंगे। अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से यह निर्मित है हमारा। ऊंचाई की बात करेंगे तो 3700 से लेकर 4500 मीटर इसकी ऊंचाई मिलती है। औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो ये 4500 एवरेज जाती है इसकी औसत ऊंचाई, और चौड़ाई की बात कर लेंगे तो 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है लघु हिमालय की हमारी। प्रमुख घाटियाँ की बात कर लेंगे हमारी कौन कौन सी घाटियाँ लघु हिमालय में स्थित है तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी और कांगड़ा की घाटी हमारा लघु हिमालय में ही स्थित है। पहाड़ी नगरों के बारे में प्रसिद्ध है हमारा ये पूरा। प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ के बारे में बात करेंगे तो पीर पंजाल हुआ, धौलाधर हुआ और महाभारत हुआ। ये 3 हमारी श्रेणी इसी पर स्थित है लघु हिमालय पर, इनको जरूर याद कर लेना। अगर देखा जाए 2024 के PCS में पूछा गया था, इनकी हाइट के बारे में पूछा गया था, जितनी भी श्रेणियाँ हमारे हैं हिमालय पे, तो हाइट जरूर देख लेना। आगे बात करेंगे बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में, तो इसका निर्माण की बात करेंगे। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण हुआ बाह्य हिमालय का। ऊंचाई की बात कर लेंगे तो 900 से 1100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई मिलती है। वहीं चौड़ाई की बात कर लेंगे तो 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। आगे बात करेंगे हिमालय की यह बाह्य श्रृंखला मानी जाती है। अगर देखा जाए इसमें हमारी कौन कौन सी प्रसिद्ध दून है तो देहरादून हुआ, कोटली दून हुआ, पाटली दून हुआ, ये सब हमारे बाह्य हिमालय में स्थित दून है। दून अगर देखा जाए तो लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय में बीच स्थित है। लंबोद घाटी एक जो कि इसी को दून बोला जाता है। हमारा फिगर है, इनको जरूर देख लेना। आगे बात करेंगे हिमालय का प्रादेशिक पश्चिम से पूर्व विभाजन कैसे किया गया। तो प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। ठीक है। आगे बात करेंगे पंजाब हिमालय का विस्तार देखेंगे तो सिंधु से लेकर सतलज तक इसका विस्तार मिलता है। कुमायूं हिमालय का विस्तार देखेंगे तो सतलज से काली तक के इसका विस्तार मिलता है। नेपाल हिमालय के बारे में बात करेंगे तो काली से तीस्ता तक इसका विस्तार मिलता है। असम हिमालय के बारे में बात करेंगे तीस्ता एवं ब्रह्मपुत्र नदी के बीच इसका विस्तार मिलता है। आगे बात कर लेंगे लंबाई के बारे में तो पंजाब हिमालय का लंबाई देखेंगे तो 500 किलोमीटर फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय का बात कर लेंगे तो 320 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई मिलती है। नेपाल हिमालय की बात कर लेंगे तो 800 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मिलती है। असम हिमालय की बात कर लेंगे तो 720 किलोमीटर तक इसकी लंबाई मिलती है। ये हमारे हिमालय प्रादेशिक विभाजन थे पश्चिम से लेकर पूर्व तक, इनको क्रम लगाने को देता है। आगे बात कर लेंगे तो भारत की प्रमुख घाटियाँ के बारे में। तो घाटी हम देखते कौन सी घाटी कहाँ पर स्थित है
तो नुब्रा और मुरखा घाटी की बात कर लेंगे तो हमारा लद्दाख में स्थित है। कुल्लू हुआ, कांगड़ा हुआ, चंबा हुआ, सांगला हुआ, लाहौल स्पीति हुआ, या पिन वैली हुआ, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख घाटियाँ हैं। वहीं नेलांग हुआ, फूलों की घाटी हुआ, ये सब हमारे उत्तराखंड में स्थित घाटियाँ हैं। यूथांग हुआ, ये हमारा सिक्किम में स्थित घाटियाँ हैं। नेवरा हुआ, ये हमारा पश्चिम बंगाल या दार्जिलिंग में स्थित घाटियाँ हैं। यह घाटियों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए घाटियों से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैं बार बार रिपीटेड किया है, तो आप ये पूरा देखेंगे क्विक रिवीजन के माध्यम से ये पूरा हम लिए, तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ऐड किए हैं। तो इन सभी को एक बार ज़रूर तैयार कर लेना। और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक। आगे बात करेंगे शांत घाटी, तो हमारा केरल में स्थित है। जुकू घाटी की बात कर लेंगे तो नागालैंड में स्थित है। चुम्बी घाटी की बात कर लेंगे तो सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी की बात कर लेंगे तो सिक्किम में स्थित है, जो कि भारत, भूटान और चीन के मिलन पॉइंट पर स्थित है चुम्बी घाटी। बराक घाटी की बात कर लेंगे तो असम में बराक नदी पर ये स्थित है। अराकू घाटी की बात कर लेंगे तो विशाखापट्टनम में ये स्थित है। ये सब हमारे भारत की प्रमुख घाटियाँ थी, इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे बात कर लेंगे भारत के प्रमुख हिमनद के बारे में बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमनद है हमारा बड़ा सिगरी हुआ, छोटा सिगरी हुआ, सोना पानी हुआ, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित हिमनद थे। उत्तराखंड में स्थित हिमनद के बारे में बात करूंगा तो गंगोत्री हुआ, यमुनोत्री हुआ, मिलाप हुआ या पिंडारी हुआ, ये सब हमारे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख हिमनद है। वही सिक्किम में स्थित हिमनद के बारे में बात करूंगा तो जोमू हुआ, ये हमारा सिक्किम में स्थित हिमनद है। लद्दाख के बारे में बात कर लूँगा कौन सी हिमनद है तो सियाचिन है। एक ही हमारा लद्दाख में स्थित हिमनद है जो कि सियाचिन कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा हिमनद माना जाता है, लद्दाख में स्थित है जो। आगे बात कर लेंगे भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में, तो दर्रा देख लेते हैं। इनकी अवस्थिति के बारे में बात करते हैं तो काराकोरम हुआ, खारदुलंगला हुआ, जोजिला हुआ, चांगला हुआ, ये सब हमारे लद्दाख में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। वहीं हम बात कर लेंगे जम्मू कश्मीर स्थित दर्रे के बारे में, तो पीर पंजाल हुआ, बनियाल हुआ, बुर्जिल हुआ, ये सब हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। शिवकिला दर्रे की बात कर लेंगे, बड़ा लाचा हुआ, रोहतांग हुआ, यांगजी हुआ या डेप्शा हुआ, ये सब हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। वहीं उत्तराखंड में स्थित दर्रे के बारे में बात करूंगा तो माना हुआ, नीति हुआ, लेपुलेख हुआ, मुलिंगला हुआ, ये हमारे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। देखिए थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा तभी ये कवर हो पाएगा, तो थोड़ी स्पीड कम स्पीड में कर आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे सिक्किम में स्थित दर्रे के बारे में, तो नाथुला हुआ, जलेपला हुआ, ये सब हमारे सिक्किम में स्थित दर्रे हैं। आगे बात कर लेंगे तो हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो बोमडिला हुआ, दीपू हुआ, शेला हुआ, यांग्याप हुआ, पांगसाड हुआ, ये सब हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रे हैं। वहीं तुजू दर्रे के बारे में बात करूंगा तो मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा हमारा कहाँ पर स्थित है तो मणिपुर में स्थित है। थाल घाट, भोर घाट, ये सब हमारा महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। पाल घाट की बात कर लेंगे तो केरल में स्थित दर्रे हैं। आगे बात करेंगे भारत का उत्तरी मैदान के बारे में बात करूंगा, तो उत्तरी मैदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको जरूर याद कर लेना। नदियों द्वारा लाए गए जोड़ों निक्षेपों से यह निर्मित है हमारा उत्तरी मैदान भारत का। अगर देखा जाए यहाँ तो सघन क्षेत्र वाले जनसंख्या मिलती है आपको। अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि ये नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों द्वारा निर्मित है, इसीलिए अत्यधिक उपजाऊ माना जाता है। जड़ों निक्षेपों की अधिकतम गहराई की बात कर लेंगे तो 1000 से 2000 मीटर इसकी अधिकतम गहराई मिलती है। विस्तार की बात कर लेंगे तो लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है उत्तर भारत के मैदान का। और चौड़ाई की बात कर लेंगे तो 3200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। लंबाई की बात कर लेंगे तो 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है। चौड़ाई की बात कर लेंगे 150 से 300 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। उत्तर से दक्षिण का विभाजन अगर किया जाए तो भाबर हुआ, तराई हुआ, जलोढ़ हुआ, ये हमारा उत्तर से पश्चिम की ओर विभाजन किया गया है उत्तर भारत के विशाल मैदान को, तो इनको जरूर तैयार कर लेना। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले भाबर का, तो भाबर हमारा कृषि योग्य भूमि नहीं है। इसका अगर देखा जाए तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण ढाल पर स्थित है भाबर हमारा। कभी कभी नदियाँ इन क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर स्थित है। आगे बात कर लेंगे 8 से 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पट्टी फैली हुई है भाबर की पूरी। भाबर का अगर हम बात करते हैं निर्माण कैसे हुआ, तो नदियों द्वारा लाए गए छोटे छोटे गुटका और निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। आगे बात कर लेंगे तराई क्षेत्र के बारे में, तो जंगली एवं वन्य जीव प्राणी इस पर तराई क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है ये पूरा।
नम और दलदली क्षेत्र है पूरा तराई क्षेत्र हमारा। बाबर क्षेत्र में जो विलुप्त हो जा रही थी नदियाँ यहाँ पर दिखाई देने लगती है। और चौड़ाई की बात कर लेंगे 10 से 20 किलोमीटर तराई क्षेत्र का पूरी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेंगे जड़ोड़ के बारे में। तो बांगर और खादर 2 भागों में बटा हुआ जड़ोड़ मैदान हमारा। सबसे पहले बात करेंगे बांगर के बारे में। तो पुराने जड़ोड़ से निर्मित हमारा क्षेत्र जो भी होता है वो बांगर होता है। बाढ़ वाले मैदान से दूरस्थ पॉइंट होता है हमारा बांगर। उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है ये। अगर इनके मृदा में देखा जाए तो मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ पत्थर दिखते हैं। खादर की बात कर लेते हैं। खादर हमारा नवीन जड़ोड़ से निर्मित हमारा ये पूरा मैदान है। अगर इनका क्षेत्र के बारे में बात करेंगे तो बाढ़ वाले मैदान में स्थित होते हैं। अगर इनका बात कर लेंगे तो प्रतिवर्ष पुनर्निर्माण होता है इनका खादर का। और खादर देख लेते हैं फसलों के लिए अत्यधिक उपजाऊ माने जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं उत्तरी भारत के मैदान का सामान्य विभाजन कैसे हुआ। पंजाब के मैदान का बात कर लेते हैं। सिंधु एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा पंजाब मैदान का निर्माण हुआ। गंगा मैदान का निर्माण कैसे हुआ। गंगा एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से इनका गंगा मैदान का निर्माण हुआ। और ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में बात करूंगा तो ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों द्वारा ही इनका मैदान का निर्माण हुआ है। आगे बात कर लेते हैं गंगा के क्षेत्र के बारे में। तो हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, झारखंड हुआ एवं पश्चिम बंगाल, ये सब हमारे गंगा के मैदान माने जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदान अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा असम में इसका विस्तार मिलता है। और वहीं हम बात कर लेंगे सिंधु के मैदान के बारे में तो सबसे ज़्यादा पंजाब में आपको देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार के फैक्ट के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे कौन कौन से हैं। तो उत्तर में देखेंगे दिल्ली से कटक तक के इसका विस्तार मिलेगा। पूर्व में देखेंगे तो राजमहल की पहाड़ियाँ तक के आपको देखने को मिलेगा। पश्चिम में देखेंगे गिर की पहाड़ियाँ तक के। दक्षिण में देखेंगे इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ तक के इसका विस्तार मिलता है। अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण के बारे में बात करेंगे तो पुराने क्रिस्टल आग्नेय हुआ, रूपांतरित हुआ शैलों से ये पूरा निर्मित है। तो अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ, आग्नेय और रूपांतरित शैलों द्वारा ये निर्मित है पूरा। आगे बात कर लेते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार हमारा पूरा प्राचीनतम एवं स्थिर भूभाग है पूरा गोंडवाना का। अगर देखा जाए इनकी ढलान के बारे में बात करेंगे तो पश्चिम से पूर्व ओर इनकी ढलान मिलती है प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार का विभाजन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला हमारा मध्य उच्च भूभाग जो कि नर्मदा के उत्तर में स्थित है। दूसरा हमारा दक्कन का पठार के बारे में बात करेंगे तो नर्मदा के दक्षिण स्थित भाग को दक्कन का पठार बोलते हैं। वही बात कर लेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार का। अगर देखा जाए तो मिट्टी हमारी कैसे मिलती है तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में काली मिट्टी का विस्तार मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार की और फैक्ट के बारे में बात करें तो अनेक पठारों का पहाड़ियों से निर्मित है पूरा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार अगर देखेंगे तो त्रिकोणीय है हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो इसकी मैक्सिमम ऊंचाई आपको 600 से 900 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई मिलती है। ये सब हमारे प्रायद्वीपीय पठार के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। आगे बात कर लेते हैं मालवा के पठार के बारे में। तो काली मिट्टी की मालवा का पठार है पूरा। पूर्व में बुंदेलखंड और पश्चिम में अरावली तक के इनका विस्तार मिलता है मालवा का पठार का। अगर देखा जाए इनका समग्र ढाल देखते हैं तो उत्तर की ओर मालवा का पठार पूरा समग्र ढाल है पूरा। अगर इनका निर्माण के बारे में बात करेंगे लावा के प्रवाह से इनका निर्माण हुआ मालवा का पठार का। आगे बात करेंगे दक्षिण में बिंदन सेहड़ी तक के इसका विस्तार मिलता है।